हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। तो इसकी फिलॉसफी क्या है? नेचुरल साइंस में ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है। दैट मीन्स वहां पे कोई वेरिएशन नहीं होता अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स। कुछ स्टैटिक होते हैं नेचर में, मतलब चेंज नहीं होते। तो देर आर इनवेरिएबल। बट सोशल साइंस में क्या होता है? विच आर बेस्ड ऑन सोशल रिलेशंस, मीन्स possibility of some variations. But if we apply social facts as things, then we can make them invariable. We can bring objectivity and we can call it objective social reality. तो हमने invariable बना दिया social relations को. After making social relations invariable or objective, we can apply whatever we want, or we can apply the rules of natural sciences. In such cases, we find the same situation which is universal in nature, which is applicable to all in cases of particular situation. अब इसका आगे एग्जांपल आएगा कैसे हम हर एक सिचुएशन में उस सॉल्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि दवाई होती है, पैरासीटामोल हम फीवर के लिए लेते हैं, तो ऐसे ही हमने एक ऑब्जेक्टिव बना दिया उसको। मतलब कोई बायस नहीं है, कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर ज्यादा। सब्जेक्टिविटी मतलब होता है कि पर्टिकुलर चेंज होता रहेगा हर पर्सन के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव मतलब वैसे ही रहेगा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर हम उसको ऑब्जेक्टिव बना देंगे सोशल रिलेशन को, तो हम उसे हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ सुसाइड डन बाय चिल्ड्रन, पेरेंट्स नीड टू मोटिवेट द चाइल्ड एंड जस्ट से हार्ड वर्क करो और सब कुछ बाकी छोड़ दो रिजल्ट पे, उसको प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं। सो सेम इज एप्लीकेबल टू ऑल सोसाइटीज वेयर सुसाइड आर परफॉर्म बाय द चिल्ड्रन। द यूनिवर्सल सॉल्यूशन इज एप्लीकेबल टू ऑल. Solution somehow makes the solution in social relation as universal or objective. तो हमने क्या किया? सॉल्यूशन को सोशल रिलेशन में यूनिवर्सल बना दिया। क्यों? क्योंकि हमने उसमें ऑब्जेक्टिविटी ला दी। So for one particular situation, one universal objective solution is there. For example, we have paracetamol for fever, papaya juice or goat milk for dengue fever, CGPA system in education for preventing suicides in children, loan waiver for preventing farmer suicide. So these all are universal objective solutions for a particular situation. Now, influences on Emile Durkheim. First influence was of Auguste Comte, who is also father of psychology. He gave a theory on positivism. Positivism means direct observation on things which are invariable. Things are directly observable. Or, for example, a mechanic looks like at a fan and can tell a problem. तो देखते ही वो बता देगा मैकेनिक की क्या प्रॉब्लम है फैन की। तो ऐसे ही सेम कैन बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल्स। सेम थिंग दरखाइम ने क्या कहा था? कंसिडर सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स. नेक्स्ट इन्फ्लुएंस वाज ऑफ यूटिलिटेरियन पॉजिटिविस्ट, इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के। इनका सेंटर पॉइंट ऑफ स्टडी था लेकिन इंडिविजुअल, बट दरखाइम ने इस पॉइंट को डिनाई किया क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव था सोसाइटी, सोशल था. So they found that each and every person are utilitarian in society, so we need to consider or take into account everyone to make economy better. But Durkheim's center point of study was society, social fact, subject matter of society. So according to Durkheim, sociology is the study of social fact. Now, what is a social fact? There are two concepts in social facts. First, thinking, acting, behaving of any individual is based on the collective consciousness of the society, and it is known as social fact. Secondly, social fact is the one that is capable of putting constraint on your behavior, which रुकाव डालेगा आपके behavior में. For example, at school, remain disciplined. स्कूल में हमें डिसिप्लिन रहना होता है, बट इन रिसेस वी कैन टॉक, हम बात कर सकते हैं, थोड़ा खेल सकते हैं. When red light is there, हम ड्राइव नहीं कर सकते, ग्रीन लाइट पे ड्राइव कर सकते हैं. अदरवाइज अगर क्या होगा, रेड लाइट पे चलाएंगे हम तो फाइन होगा, हमारे कंस्ट्रेंट पड़ेगा. ये सेकंड एग्जांपल हो गया, सेकंड कॉन्सेप्ट. नाउ सोशल फैक्ट के टाइप्स कितने हैं? 4 टाइप्स हैं: मॉर्फोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड abnormal and normal facts. Then 4 characteristics are there: externality, constraint,
independence and generality. सबसे पहले हम देखते हैं types of social fact में morphological social fact. If we focus on a population, grouping, building, it is taken as morphological. Morphological में बाहर से कैसे कैसे दिख रहा है, तो population building वगैरह बाहर से देखेंगे morphological. Then institutional. Society has approved certain norms, rules, and we are bound to follow it. All institutions are social fact. We follow them and we have accepted them. For example, parliament, religious institution, schools, university, etc. हम इन सबको एक्सेप्ट कर चुके हैं, इनके रूल्स हम फॉलो करते हैं. Then non-institutional. Society may not have created them, but collective consciousness is there. Society ने बनाया नहीं उन्हें, पर एक collective consciousness है वहाँ पे. It is suddenly created. कोई सोशल करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से फॉलो कर रहे हैं उसको, जैसे एक ट्रेंड होता है जैसे वो. फॉर एग्जाम्पल प्राउड बिहेवियर. अब एक बंदे को मार रहा है कोई, तो सब उसको मारना शुरू कर देते हैं, तो ये एक सडन और स्पोरेडिक बिहेवियर होता है. फॉर एग्जाम्पल सुसाइड्स इन अ पर्टिकुलर जोन और फार्मर्स सुसाइड ऑफ अ प्लेस. जैसे हम सुनते हैं कि वहाँ के 50 फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया, तो वो क्यों? वहाँ पे एक सोशल करंट है कि वैसा देख देख के वैसा कर रहे हैं लोग. Now normal and abnormal social fact. Normal, which is not going to affect the society. It is kind of normal. For example, every day some people commit suicide and we are not affected by it. Abnormal, which is going to affect the society as a whole. For example, now if a child suicides in our area, so every parent start thinking about their child living in that particular area. So action is same, but has disturbed the society and has become pathological. So need for diagnosis and treatment, and so we need to correct it and bring it back to normal level. So anomic behavior normal है जब तक society को disturb नहीं कर रहा, but जब ज़्यादा हो गया, when degree is high, it becomes abnormal and it is highly disturbing to the society. Then it becomes pathological. Pathological में बीमारी की तरह बन गया. बीमारी बन गई तो इलाज करना पड़ेगा, तो डायग्नोसिस मतलब कारण पता लगा उसका क्यों हुआ है, फिर उसके बाद डायग्नोसिस के बाद उसको नॉर्मल लेवल पे वापस ले. नॉर्मल विच इज नॉट डिस्टर्बिंग टू सोसाइटी. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स. एक्सटर्नैलिटी. सोशल फैक्ट इज नॉट ऑफ इंडिविजुअल एंड इज ऑलवेज एक्सटर्नल. हमेशा बाहर का होगा. इट इज समथिंग एक्सटर्नली पुटेड ऑन अस. सो नॉट इंडिविजुअल, इट इज सोसाइटल ड्यू टू कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. For example, suicide is something that society is responsible for and not an individual behavior. तो society वहाँ पे फेल हो गई है हमें वो प्रोवाइड करने में चीजें जो हम इस लेवल पे पहुंच गए कि हमें सुसाइड करनी पड़ी. Similarly, friendship is also external and not an individual phenomenon. Constraint. It puts constraint on us. There is pressure on us, and accordingly, our behavior comes. So in some cases, punishment is also there to make us behave in a particular manner, to make us learn. So social facts are inserted on us by individual constraints. For example, law, कानून जो है ये हम पे constraint डालता है हमारे behavior पे और हमें मजबूर करता है कि हम follow करें इसे. For example, traffic rules, अगर follow नहीं करेंगे तो हमें चालान करना पड़ेगा. Social factors in such a way are inserted on us. Independent social behavior. It has the capacity to persist itself. It do not allow individual to change quickly or maintain itself in a permanent manner. So there is an authority called independent authority, and in that way it maintains itself. For example, family is a permanent phenomena and going to work for a long time. Similarly, law is a permanent phenomena. Similarly, value is a permanent phenomena. Independence is going to last permanently for a long time. For example, family exists from ancient age. पहले भी होती है, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगी. Also, J.P. Murdoch, a thinker, said family is universal and permanent phenomenon. Next is last, generality, social fact characteristic. There are two definitions. First, it is generally present in all society in one or other form. Secondly, independence does not mean no change. ऐसा नहीं इंडिपेंडेंस का मतलब कोई चेंज ही नहीं होगा, मतलब चेंज हो सकता है, छोटे छोटे चेंजेस होंगे, बट it will not change its essence or fundamental structure.
जो उसका बेसिस है फॉर्मेशन का वो चेंज नहीं होगा। क्वांटिटेटिव चेंजेस हो सकते हैं, छोटे छोटे चेंजेस, जैसे हमने कार्ल मार्क्स के वहां पढ़ा था, क्वांटिटेटिव चेंजेस 1 डिग्री 2 डिग्री जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है। क्वालिटेटिव चेंज नहीं होगा, पूरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा उसका। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली चेंजेस हैज अकर्ड फ्रॉम जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली टू सिंगल पेरेंट, but family structure is there. So similarly, basic social economic functions are still there. No change in real existence or complete transformation is not there. Independence lasts permanently. In generality, permanency will be there with some changes, quantitative changes, which will not affect its real existence. And independence, along with generality, is permanency with small changes, and transformation takes place after a very, very long time. Thank you guys. Keep watching. In the next lesson, we will be discussing about applications of this social rules.